दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को पूरे वर्ल्ड में 26 से भी ज्यादा कंपनियां कॉपी करती है और इंडिया के अंदर भी कुछ कंपनीज है जो उनको कॉपी करके आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो एक कंपनी है डीमार्ट। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, डीमार्ट कंपनी के जो फाउंडर है राधाकृष्ण दमानी, उन्होंने भी इसी कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजीज को कॉपी करके इतना पैसा कमाया कि आज के टाइम में वो इंडिया के टॉप 3 नंबर के रिचेस्ट इंसान हैं। और जिन्होंने इस कंपनी को बनाया आज वो जिंदा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस कंपनी से इतना पैसा कमाया कि आज के टाइम में भी उनकी जो फैमिली है वो दुनिया की सबसे अमीर फैमिली में से एक है, जिसका सालाना टर्नओवर है 224.5 बिलियन यूएस डॉलर का, जिसको अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो होगा 23,000 करोड़ रुपए का। हाँ दोस्तों, इतना साल का टर्नओवर है उनका। और दोस्तों उस कंपनी का नाम है वॉलमार्ट और जिसने इसकी शुरुआत की थी उसका नाम था सैम वॉल्टन। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, जब तक वो जिंदा थे वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। शायद अगर आज के टाइम में वो जिंदा होते तो एलन मस्क सेकंड नंबर पे होते और वो नंबर 1 पे होते। सो दोस्तों उनकी वो कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज है जिनकी वजह से उन्होंने भी पैसा कमाया और उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को कॉपी करके और लोग भी पैसा कमा रहे हैं, तो उन्हीं में से 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सो दोस्तों अगर आप भी अपने लाइफ में अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ये 5 स्ट्रैटेजी आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको 5 स्ट्रैटेजीज बताऊं उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वॉलमार्ट की बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि वॉलमार्ट एग्जैक्टली है क्या, तो उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट की चेन है जो 24 से भी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है और साथ ही साथ में 10,500 से भी ज्यादा इनके आउटलेट है, मतलब इतने इनके स्टोर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर एक भी इनका स्टोर अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिया के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहे। इंडिया के अंदर आपने फ्लिपकार्ट का नाम जरूर सुना होगा, तो फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने ही खरीदा था। यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, वॉलमार्ट बहुत टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन डायरेक्टली उसको कोई भी तरीका नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने एंट्री मारी और फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इंडिया के अंदर भी वॉलमार्ट ऑपरेट कर रहा है। अब दोस्तों मैं आपको 5 स्ट्रैटेजीज बताऊं उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि वॉलमार्ट की शुरुआत कैसे हुई। देखिए दोस्तों वॉलमार्ट की शुरुआत सैम वॉल्टन ने की थी और इनका जन्म हुआ था 1918 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में। इनके जो पिताजी थे वो किसान थे, खेती करते थे, लेकिन खेती करके जितने भी पैसे आते थे उससे इनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से इनके पिताजी ने ओक्लाहोमा को छोड़कर पास के एक बड़े शहर के अंदर जाकर खेती करना शुरू किया और साथ ही साथ में छोटे मोटे काम करने लग गए। साथ ही साथ में सैम वॉल्टन भी पढ़ाई करने लग गए थे और वो अपने खुद के खर्चे खुद उठाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने भी छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कि दूध बेचना, अंडे बेचना वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट पैसे में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था और उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन छोटी उम्र में क्या बिजनेस किया जा सकता है। तो इसी के लिए वो अपने आसपास में देखने लगे, तो उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि उनके आसपास में जो रहने वाले लोग थे वो पेट्स पालना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं ऐसे पेट खरीद के लाऊं जो बहुत ही तेजी से ग्रो करते हो और साथ ही साथ में उनके मेंटेनेंस में भी कोई ज्यादा खर्चा ना आता हो तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूं। तो उसके बाद में उन्होंने खरगोश और कबूतर बेचना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहूंगा इन दोनों की जो ब्रीडिंग होती है बहुत ही तेजी से होती है और साथ ही साथ में इनके मेंटेनेंस के ऊपर और वैक्सीनेशन के ऊपर उतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। साथ ही साथ में वो और भी पार्ट टाइम काम करने लग गए, जैसे कि न्यूज़पेपर मैगजीन को बेचना, इसके अलावा अलग अलग रेस्टोरेंट के अंदर वेटर का काम करना। इसी प्रकार काम करते करते उनका जो ग्रेजुएशन था वो भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद में उनको एक कंपनी के अंदर जॉब मिल गई और उस कंपनी का नाम था जेसी पेनी। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो कंपनी थी ये सुपरमार्केट्स की एक चेन थी। इसके अंदर उन्होंने एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे ज्वाइन किया था। उनकी जो सैलरी थी वो थी $75 पर मंथ। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब वो पढ़ाई से पहले छोटे छोटे बिजनेस कर रहे थे तो उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में खुद का बिजनेस क्यों नहीं किया, वो जॉब क्यों करने लग गए। तो दोस्तों इसके पीछे 2 कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि उस टाइम पे अगर कोई भी बिजनेस करना होता था तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे। दूसरा कारण इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। देखिए दोस्तों बड़े बिजनेस को शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इस चीज को जो सैम वॉल्टन थे वो भी समझते थे, इसीलिए उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस ले सके और उसके बाद में खुद का बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। उसके बाद में उन्होंने लगभग 3 साल तक यूएस आर्मी में काम किया और जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उनके पास लगभग $5,000 थे। लेकिन $5,000 में बिजनेस शुरू करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने ससुर जी से $20,000 का लोन लिया और उसके बाद में उन्होंने अपना सबसे पहला बिजनेस शुरू किया। यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, उनका जो सबसे पहला बिजनेस
बिजनेस था उसमें उन्होंने एक कंपनी की फ्रेंचाइजी ली थी और उस कंपनी का नाम था बेन फ्रैंकलिन। यहां पे मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, बेन फ्रैंकलिन उस वक्त घाटे में चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी बहुत ही कम दाम में सैम वॉल्टन को दे दी थी। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी का जो रूल था वो ये था कि कोई भी अगर इनकी फ्रेंचाइजी लेगा तो अपने आउटलेट के ऊपर 70% इन्वेंट्री इसी कंपनी की रख सकता है और साथ ही साथ में 30% अपने मन से रख सकता है। तो फ्रेंचाइजी लेने के बाद में सैम वॉल्टन अपने आसपास के होलसेल मार्केट में गए और बहुत सारी चीजों को बल्क में खरीदा और उसके बाद में उन्हीं चीजों को अपने वैरायटी स्टोर के अंदर डिस्काउंट प्राइस में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उनके आउटलेट पे उतने ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था बेन फ्रैंकलिन जो कंपनी थी वो घाटे में चल रही थी, उतनी ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थी। इसकी वजह से पब्लिक का जो फुटफॉल था उनके आउटलेट पे बहुत ही कम था। तो सैम वॉल्टन ने सोचा कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग मेरे स्टोर के अंदर आ सके। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, अपने आउटलेट के बाहर आइसक्रीम और स्नैक्स के ठेले लगा दिए। तो लोग वहां पर आकर रुकने लगे और जब वो आइसक्रीम और स्नैक्स खाया करते थे तो उस टाइम वो दुकान को देखा करते थे और उसके बाद में कुछ लोग उसमें से स्टोर में भी आ जाया करते थे और ऐसे कर करके उनके स्टोर के ऊपर पब्लिक आने लग गई। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, सैम वॉल्टन का जो बात करने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। कस्टमर से बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात किया करते थे, वो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाते थे, जिसकी वजह से होता क्या था, बार बार कस्टमर उनके आउटलेट पे आकर ही सामान खरीदना पसंद करता था और देखते देखते उनका ये जो स्टोर था बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने लग गया। उनके आसपास के एरिया में यही वाला जो स्टोर था वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है, उससे गलतियां होती ही होती है। तो सैम वॉल्टन से भी एक गलती हुई थी। अब वो क्या गलती हुई, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सैम वॉल्टन ने जो स्टोर ओपन किया था वो रेंट पे ओपन किया था और इनका जो रेंट एग्रीमेंट था वो 5 साल का था। मतलब दोस्तों रेंट एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि हर 5 साल के बाद में रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करना पड़ेगा और साथ ही साथ में जो स्टोर का ओनर है उसको प्रॉफिट में से 5% हिस्सा देना पड़ेगा। तो वहां का जो स्टोर ओनर था उसके मन में लालच आ गया, उसे लगा स्टोर तो मेरा है, मैं 5% क्यों लूं, मुझे 100% मिलना चाहिए। तो फिर हुआ क्या, 5 साल जैसे ही कंप्लीट हुए सैम वॉल्टन ओनर के पास गए, उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट को रिन्यू करना है। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब आपको ये दुकान रेंट पे नहीं दे सकता, आप अपनी फ्रेंचाइजी कहीं और ले जाइए। तो इस केस में सैम वॉल्टन के पास दो ही ऑप्शन थे। सबसे पहला वो अपनी फ्रेंचाइजी को बंद कर देते, दूसरा ऑप्शन ये था कि वो अपनी फ्रेंचाइजी उसी ओनर को बेच देते। तो दोस्तों जो पहला तरीका था उसमें तो उनको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं था, तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज किया और अपनी फ्रेंचाइजी उसी ओनर को बेच दी और उसके बाद में जो भी पैसे मिले उसको लेकर वो दूसरे शहर में चले गए। देखिए दोस्तों हमारे आसपास में भी ऐसे बहुत सारे दुकान के मालिक होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये जो बिजनेस है हमारी दुकान की वजह से चल रहा है और उसके बाद में जब एक बार बिजनेस सेटअप हो जाता है तो उनके मन में लालच आ जाता है। उसके बाद में खुद ही अपनी फैमिली के साथ में बिजनेस को चलाने लगते हैं और उसके बाद में उनका जो बिजनेस होता है धीरे धीरे घाटे में जाने लगता है। और सेम टू सेम उस ओनर के साथ भी यही हुआ, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसकी दुकान की वजह से कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में सैम वॉल्टन की जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज थी, उनके बात करने का तरीका था, कस्टमर से जो रिलेशन बनाते थे उसकी वजह से कस्टमर बहुत ज्यादा आते थे। लेकिन जैसे ही सैम वॉल्टन ने वो फ्रेंचाइजी छोड़ी, धीरे धीरे कस्टमर का जो फुटफॉल था वो कम होने लगा, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो भी कम होने लगी, प्रॉफिटेबल भी कम होने लगा। लेकिन दोस्तों ये जो थे वो दूसरे शहर में जा चुके थे, उन्होंने फिर से बेन फ्रैंकलिन कंपनी को कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने एक नई फ्रेंचाइजी ली। और पिछली बार उन्होंने जो गलतियां की थी इस बार वो गलतियां नहीं दोहराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुद की जगह ली और उसके अंदर उन्होंने अपना फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन किया और ये वाला जो आउटलेट था वो भी सक्सेसफुल होने लग गया। उसके बाद में धीरे धीरे करके इन्होंने बेन फ्रैंकलिन की टोटल 16 फ्रेंचाइजी ली और अपने सभी फैमिली मेंबर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। उसके बाद में दोस्तों सैम वॉल्टन ने एक चीज ऑब्जर्व की कि उनके जितने भी आउटलेट थे उनके ऊपर सबसे ज्यादा वही माल बिकता था जो वो डिस्काउंट रेट में प्रोवाइड कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा स्टोर ओपन करूं जिसके अंदर सारी की सारी चीजें अगर डिस्काउंट में बेची जाए तो उससे और भी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने 1962 में अपना सबसे पहला डिस्काउंट स्टोर ओपन किया और उसका नाम रखा वॉलमार्ट। तो दोस्तों इस प्रकार वॉलमार्ट की शुरुआत हुई और मैं आपको बताना चाहूंगा 1967 आते आते वॉलमार्ट के टोटल 24 आउटलेट ओपन हो चुके थे और उसके 2 साल बाद में 51 आउटलेट ओपन हो चुके थे और 1970 आते आते उनका आईपीओ आ चुका था, मतलब वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो चुके थे और 1988 आते आते वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। लेकिन दोस्तों 1992 में कैंसर से लड़ते वक्त उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में उनका जो बिजनेस था उनकी फैमिली ने पूरी तरीके से संभाला और पूरी दुनिया भर में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए इन्होंने अलग अलग ब्रांड्स को भी एक्वायर किया, जिसमें से एक नाम फ्लिपकार्ट का भी है जो कि हमारे इंडिया से बिलोंग करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता चुका हूं वॉलमार्ट आज के टाइम में 24 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है और 10,500 से भी ज्यादा इनके स्टोर्स हैं और 2.3 मिलियन से भी ज्यादा एम्प्लॉयज इनके पास काम करते हैं। सो दोस्तों वॉलमार्ट आज के टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उनकी वो 5 बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में जिसकी वजह से वॉलमार्ट इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बना और इतनी बड़ी कंपनी बन गया। सबसे पहली स्ट्रेटजी है मेक अफोर्डेबल सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, सैम वॉल्टन ने जब अपना सबसे पहला वैरायटी स्टोर ओपन किया तो वहां पे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि उनके आउटलेट के ऊपर ज्यादातर वही लोग सामान खरीदते थे जिनकी बाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती थी, और जिनकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती थी वो लोकल मार्केट में जाया करते थे और वहां से सामान खरीदा करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने होलसेल मार्केट में जाकर चीजों को बल्क में खरीदना शुरू किया और उसके बाद में उन्हीं चीजों को अपने स्टोर के अंदर डिस्काउंटेड रेट में प्रोवाइड करते थे, जिससे क्या हुआ, जो लोग लोकल मार्केट में सामान खरीदते थे वो लोग भी इनके स्टोर में आने लग गए, इनकी बिक्री बढ़ गई और जैसे जैसे बिक्री बढ़ी वैसे वैसे इनका प्रॉफिट भी बढ़ने लग गया। अब दोस्तों एक और चीज है, मान लीजिए आपकी बाइंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा है नहीं और आप किसी ऐसे स्टोर में जाते हैं जहां पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट के चक्कर में आप उस स्टोर में तो घुस जाते हैं और घुसने के बाद में आप वो चीजें तो खरीदते हैं जो डिस्काउंट में मिल रही है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज पे डिस्काउंट नहीं है वो चीज आपको पसंद आती है तो आप वो भी खरीद लेते हैं। तो सेम केस इनके साथ भी हुआ और इनकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ी और प्रॉफिट भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने लग गया। दूसरी बिजनेस स्ट्रेटजी, अवॉइड अननेसेसरी कॉम्पिटिशन। देखिए दोस्तों, सैम वॉल्टन का मानना था कि बड़े बड़े शहरों के अंदर बिजनेस शुरू करने से अच्छा छोटे छोटे शहरों को टारगेट करना चाहिए, वहां पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बड़े बड़े शहरों में आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा, साथ ही साथ में अगर आप जगह रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयज होंगे उनको भी आपको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, मतलब खर्चे ज्यादा होंगे और जो खर्चे होते हैं वो आपके प्रॉफिट में से ही कम होने वाले हैं। तो बड़े बड़े शहरों में आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। वहीं अगर आप छोटे छोटे शहरों को टारगेट करते हैं तो वहां पे क्या होंगे, एक तो आपके खर्चे भी कम होंगे और साथ ही साथ में आपको अननेसेसरी कंपटीशन भी देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पूरा का पूरा आपका होगा। उस प्रॉफिट को आप फिर से री इन्वेस्ट करके और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सेम टू सेम यही स्ट्रेटजी को डीमार्ट भी अपनाता है। दोस्तों आप देखेंगे मुंबई के अंदर जो भी महंगी महंगी जगह है वहां पे आपको डीमार्ट देखने को नहीं मिलेगा। अक्सर आपको डीमार्ट ऐसी जगह पे देखने को मिलेगा जहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, जगह बहुत ही सस्ती होती है और साथ ही साथ में कंपटीशन नहीं होता है। तो ये स्ट्रेटजी भी डीमार्ट ने वॉलमार्ट से ही सीखी है और मैं आपको बताना चाहूंगा वॉलमार्ट भी सेम टू सेम यही करता था। जो भी छोटे छोटे शहर होते थे वहां पे अपने आउटलेट खोलता था, वहां से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करता था, उसके बाद में दूसरे शहर में ओपन करता था, फिर ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करता था और किसी शहर में ओपन करता था। ऐसे करते करते आज के टाइम में वॉलमार्ट के 10,500 से ज्यादा आउटलेट ओपन हो चुके हैं। तीसरी बिजनेस स्ट्रेटजी, कस्टमर इज गॉड। देखिए दोस्तों, ये चीज आपने जरूर एक्सपीरियंस की होगी। आप किसी दुकान से कोई कपड़ा खरीद कर लेकर आते हैं, उसके बाद में जैसे ही घर पे आके उसको चेक करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये कपड़ा आपको फिट नहीं हो रहा है या फिर किसी कारण से वो पसंद आपको नहीं आता है। उसके बाद में आप वापस दुकान वाले के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं इसमें बड़ा साइज देना, लेकिन दुकान वाले के पास वो बड़ा साइज अवेलेबल नहीं होता है और उसके बाद में वो आपको पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। वो आपको यही कहता है कि मेरी दुकान में जो भी पसंद आता है आप खरीद लीजिए, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में आपको ठगा ठगा फील होता होगा। सो दोस्तों, इस फीलिंग के बारे में सैम वॉल्टन को भी पता था, इसीलिए उसने अपने आउटलेट के अंदर नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी रखी। तो अगर कस्टमर को सामान पसंद नहीं आता था, सिंपली वो रिटर्न कर सकते थे, उनको उनका पैसा वापस मिल जाता था। और आपने देखा होगा यही स्ट्रेटजी डीमार्ट भी अपनाता है, उसके अंदर भी 7 डेज नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी होती है। अगर आपने डीमार्ट से कोई सामान खरीदा, आपको पसंद नहीं आया, आप सिंपली रिटर्न करा सकते हैं, आपके जो पैसे होंगे वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों कस्टमर को इससे कॉन्फिडेंस क्या मिलता है कि ठीक है सामान खरीद लेते हैं, अगर पसंद नहीं भी आया तो हमारे पैसे तो कहीं डूबने वाले नहीं है, वो हमको वापस मिल ही जाएंगे। सो दोस्तों इस चीज को सैम वॉल्टन बहुत ही अच्छे से समझते थे और कस्टमर को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते थे, इसीलिए वो कहते थे कस्टमर इज गॉड। चौथी बिजनेस स्ट्रेटजी, प्रोएक्टिवली कलेक्ट फीडबैक। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, जब उनको कस्टमर की तरफ से या उनके एम्प्लॉयज की तरफ से कोई फीडबैक मिलता है तो उसको सिंपली इग्नोर करते हैं और उनको लगता है कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है वो बेस्ट है, उसमें कोई भी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन सैम वॉल्टन ऐसा नहीं करते थे। फीडबैक में कितनी ताकत होती है इस चीज को बहुत अच्छे से समझते थे, इसीलिए जब भी वो अपने स्टोर पे होते थे तो अपने कस्टमर से बात करते थे, साथ ही साथ में जो एम्प्लॉयज होते थे उनसे भी बात किया करते थे और उनसे हमेशा फीडबैक लेने की कोशिश करते थे। यहां तक कि वो अपने स्टोर पे ही नहीं, आसपास के जितने स्टोर होते थे वहां पे भी जाते थे, वहां पे जो आए हुए कस्टमर होते थे उनसे बात करते थे, वहां के जो एम्प्लॉयज होते थे उनसे बात करते थे और उनके पास हमेशा एक टेप रिकॉर्डर होता था और साथ ही साथ में एक पैड और एक पेन होता था। तो फीडबैक को हमेशा जॉट डाउन करते थे और उसके बाद में वो जो भी फीडबैक मिला उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते थे और बिजनेस को और भी ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते थे। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब उनका बिजनेस इनिशियल दौर में होगा, छोटा होगा, 1-2 स्टोर होंगे, तब वो ऐसा करते होंगे, लेकिन जब उनका बिजनेस बड़ा हो गया तो उसके बाद में तो करना पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब बिजनेस बड़ा भी हो गया तो वो किसी भी शहर में जाते थे तो अपने स्टोर्स पे विजिट करना नहीं भूलते थे। वो हमेशा स्टोर पे जाते थे, कस्टमर से बात करते थे, एम्प्लॉय से बात करते थे। इसकी वजह से क्या होता था, उनके जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे क्योंकि वो अलग अलग स्टोर में घुमाते थे फीडबैक लेने के लिए। और दोस्तों फीडबैक ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वॉलमार्ट आज के टाइम में इतनी बड़ी
कंपनी बनी हुई है। पांचवी बिजनेस स्ट्रेटेजी, स्पेंड वाइजली। देखिए दोस्तों, जब भी किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है या फिर किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसे आने लगते हैं तो वो फिजूल खर्ची करने लग जाते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, शान और शौकत के ऊपर। लेकिन सैम वॉल्टन ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि अगर वो फिजूल खर्ची करेंगे तो अपने कस्टमर्स को वो सस्ते में चीज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और अगर कस्टमर को सस्ते में चीज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो ज्यादा माल नहीं बेच पाएंगे, और अगर ज्यादा माल नहीं बेच पाएंगे तो वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो अगर वो फिजूल खर्ची करेंगे तो अल्टीमेटली वो अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, इसीलिए वो फिजूल खर्ची कभी भी नहीं करते थे। इनिशियल डेज में वो क्या करते थे, अपने स्टोर के लिए सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी दूरी तक पैदल चला करते थे ताकि वो ज्यादा पैसे सेव कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, जब वो ग्रो करने लग गए, अपनी टीम को कहीं भेजते थे, तभी भी वो ये मेक श्योर करते थे कि टीम को रुकने का जो अरेंजमेंट हो वो सस्ते से सस्ता हो और बहुत ही अफोर्डेबल हो। वो ये भी करते थे कि एक रूम के अंदर 8-8, 10-10 मैनेजर को रखा करते थे ताकि कॉस्ट कटिंग की जा सके। और कॉस्ट कटिंग क्यों करते थे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि अगर वो कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट कम होने लग जाएगा। सो दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है वो डीमार्ट भी अपनाता है। तो दोस्तों, ये वो 5 स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से वॉलमार्ट आज के टाइम में इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो इन 5 स्ट्रैटेजीज को आप भी अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को वॉलमार्ट की ये बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में पता चले, ताकि वो भी अपनी लाइफ और बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सके। और साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।